फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जैसे हमने स्वर व्यंजन को उच्चारण के आधार पर 11 भागों में बांटा था। जैसे कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धा के आधार पर, दंत के आधार पर, ओष्ठ, नासिक्य, वर्ष यानी मसूड़ा, कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ और दंत, ओष्ठ, काकल्य, अलीजीवा के हिसाब से। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद कि जैसे इन भागों में बांटने के बाद कंठ से निकलने वाले जो हमारे व्यंजन या स्वर होते हैं वो हमारे कंठ का भाग का हिस्सा थे। तालु से बोले जाने वाले वर्ण तालु के भाग में आते हैं। मूर्धा से बोलने वाले मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। दंत से बोलने वाले दंत के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ से बोलने वाले। ठीक है, इसी तरीके से नासिक के वर्ष से कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, ओष्ठ, काकल्य, अली, जीवा को हमने इसी तरह से वर्णों को और स्वर व्यंजनों को विभाजित किया था। ठीक है, अब जैसे कि आज हम और हमने जैसे र के बारे में पढ़ा था कि र के जैसे 4 भाग होते हैं, किस तरह के र का प्रयोग 4 वर्गों में बांटा जाता है और किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है, ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई आपके मन में कोई ऐसी शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि, ठीक है, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है? संधि मतलब जोड़ना। ठीक है, जैसा कि सबको पता है कि संधि का मतलब होता है जोड़ना। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। हमेशा याद रखिएगा, संधि का मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो इसका एक बार हम इस संधि की भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। हम सम जमा धी। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब, यानी कि ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या हो जाता है? संधि का होता है मेल। ठीक है, यानी कि मेल करना। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, एक समास भी होता है। समाज में भी तो संधि करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि संधि में हमारा वर्णों का मेल होता है और समास में हमारा दो शब्दों का मेल होता है। ये अंतर है दोनों में, हमेशा याद रखिएगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप इसको ध्यान में रखकर चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई भी शब्द है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और जमा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो इसमें क्या हो जाता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम पहला वर्ण आता है। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से उच्चारण में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, लेखन में भी परिवर्तन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है देखिए, कहाँ कहाँ पे परिवर्तन होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, इसको याद रखिएगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? उच्चारण के आधार पर परिवर्तन। दो बातें याद रखेंगे, उच्चारण के आधार पर परिवर्तन मिलेगा आपको। ठीक है, और आपको लेखन के आधार पर परिवर्तन मिलेगा इसमें। ठीक है, दो आधार पर परिवर्तन मिलेगा, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये आपकी संधि हो जाती है। अब जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि
जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय है, तो विद्यालय का हम कैसे करेंगे संधि विच्छेद? विद्या जमा आलय, विद्यालय से लिखल बा ये हटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ ये? विद्या जमा आलय, ठीक है, विद्यालय हो गया, ठीक है। और इसमें क्या एक चीज आती है कि इसमें क्या होता है कि आप चाहें तो ये वाला द भी लगा सकते हैं, इसका भी प्रयोग होता है विद्यालय में और इसका भी होता है, इस तरीके से भी विद्यालय लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में विद्या और आलय यानी कि विद्या का घर यानी विद्यालय जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं। तो संधि विच्छेद में एक महत्वपूर्ण चीज ये समझने वाली बात होती है कि जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों का अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी कहीं से भी कुछ भी कोई भी वर्ण अलग कर दिया, कोई भी शब्द को अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जब आप वर्ण को अलग करेंगे तो दोनों का अर्थ होना चाहिए, दोनों अर्थ देते हुए प्रतीत होने चाहिए। अब जैसे जगत जमा ईश, क्या हो गया? जगदीश, ठीक है। यानी कि जगत संसार, ईश का मतलब ईश्वर, जगत का ईश्वर क्या होता है? जगदीश होता है, ठीक है। तो दोनों अर्थ देने चाहिए आपके, दोनों वर्ण आपके दोनों जो शब्द आपने संधि विच्छेद किए हैं, संधि किए हैं और विच्छेद किए होंगे अलग अलग करके, तो दोनों के अर्थ होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें एक आता है आपका, ये तो हो गया आपका संधि, एक आता है आपका संयोग। संयोग में क्या होता है कि यदि हम बात करें संयोग की, तो संयोग में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया था कि संधि कैसे होती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है, मिलकर उच्चारण में और लेखन में परिवर्तन करते हैं तब संधि होती है। संयोग में इसका अपोजिट होता है, परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। वो जो शब्द होता है ज्यों का त्यों रहता है, चाहे आपको संधि विच्छेद कर दें या जोड़ दें, ज्यों का त्यों शब्द आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, संयोग को अपोजिट समझ लेंगे संधि के, कि संधि में परिवर्तन होता है उच्चारण और लेखन के आधार पर, और इसमें सीधी सीधी सी बात है संयोग में नहीं होता है। तो जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण, जैसे देश प्रेम है, ठीक है। तो देश प्रेम में क्या होता है? देश जमा प्रेम। तो इसमें देखिए क्या इसमें कोई ऐसा परिवर्तन आया? बस देश और प्रेम को अलग कर दिया, देश प्रेम हो गया, ठीक है। और सेम एज इट इज वर्ड वही है, वर्ण वही है सब, ठीक है। तो जैसे कि आप रसोई घर भी ले सकते हैं, रसोई घर वही, अगर आप मेल करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये संयोग आता है, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि संधि कैसे की जाती है, ठीक है। संधि कैसे करते हैं हम? संधि हम 4 आधारों पर करते हैं। संधि 4 आधारों पर की जाती है, ठीक है। संधि हमारी देखिए 4 आधारों पर की जाती है। कौन कौन सी होती है? आदेश होती है, दूसरी आगम, ठीक है, तीसरी हमारी होती है लोक,
और चौथी हमारी कौन सी होती है? लोप के बाद प्रकृति भाव। तो ये हमारे होते हैं। संधिया कैसे की जाएंगी? संधिया 4 आधारों पर ही की जाएंगी इनके हिसाब से। देखिए आदेश में क्या होता है, यदि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए, ठीक है, कैसे होता है, यदि मान लीजिए कोई वर्ण दिया हुआ है, उस वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए, अगर दूसरा वर्ण आ जाए पहले वाले की जगह तो वो हमारा हो जाता है आदेश। जैसे कि सुर जमा ईश, क्या हो गया? सुरेश हो गया। अब यहाँ पर देखिए अ है, वर्ण आ रहा है र और ई, इसकी जगह हमारी एक ही मात्रा आ गई तो सुरेश हो गया। ठीक है, इस तरीके से अंतर आ जाता है जब यदि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए। सुरेश बोलिए, या कोई भी नाम ले लीजिए, राकेश का संधि विच्छेद करके देखिए आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप संधि विच्छेद करेंगे तो वर्ण दूसरा आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे एक और देख लेते हैं, इसका एक और उदाहरण, जैसे वाक जमा दान, क्या हो गया? क की जगह क्या आ जाता है? उसका क वर्ग का तीसरा वर्ण वाग दान। तो क की जगह वर्ण बदलकर हमारा ग आ गया, तो क्या हो गया हमारा? ये आदेश हो गया। ठीक है, इस तरीके से आदेश में परिवर्तन होता है, दूसरा ही कोई वर्ण आ जाता है उसकी जगह। ठीक है, अब जैसे आगम को समझेंगे, आगम में क्या होता है, न तो पहले वर्ण में कोई परिवर्तन होता है, ना तो पहले वर्ण में परिवर्तन हो और ना दूसरे वर्ण में। तो क्या होता है इससे कि कोई तीसरा वर्ण आ जाता है, पहले वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा, सब जो हो रहेगा और ऊपर से कोई तीसरा नया वर्ण आ जाता है उसमें। ठीक है, जैसे कि आगम में करते हैं हम नी जमा छल, क्या हो जाता है? अब देखिए यहाँ पर विसर्ग था, यहाँ पर और तो कोई तीसरा नहीं दिख रहा है, एक तो नी दिख रहा है आपको और एक छल दिख रहा है, तो क्या हुआ? संधि विच्छेद करके निश्चल। ठीक है, तो ये जो श है यहाँ पर पहले नहीं था, तो ये कोई तीसरा ही आया यहाँ पर वर्ण, इस वजह से क्या हो गया? ये आगम में आएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। जमा छल, अब इसको जोड़िए, क्या आ जाएगा? छल। तो यहाँ पर च एक्स्ट्रा आया है, नया वर्ण आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका संधि विच्छेद किया जाएगा। ठीक है, निश्चल उच्छल। ठीक है, तो यहाँ पर नया वर्ण आ गया तो ये हो गया आगम, और हमारे आदेश में क्या हुआ था कि क्या होता है, जो यहाँ पर दिया होगा ना उसकी जगह पर आएगा कोई दूसरा, जैसे वाक क की जगह यहाँ पे ग आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब लोप में क्या होता है? लोप का अर्थ ही होता है गायब होना। ठीक है, तो लोप का क्या होता है? यहाँ वर्ण का लोप होता है। लोप का मतलब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर वर्ण का लोप होता है। जैसे उदाहरण लिख देती हूँ मैं, पित्रन जमा हंता, क्या हो जाता है? पितृ हंता। कौन सा वर्ण का लोप हुआ है यहाँ पे? नौ वर्ण का लोप हुआ है। देखिए, पितरन जमा हंता, पितृ हंता, तो कौन से वर्ण का लोप हुआ है यहाँ पर? नौ का लोप हो गया। तो ये लोप में जहाँ पे आपको लोप दिख जाए आप समझ जाइए कि वो लोप संधि है, उस आधार पर उसका जो है संधि विच्छेद किया गया। अब यहाँ पर देखिए चौथा है हमारा प्रकृति भाव। इसमें क्या होता है? जैसा लिखा वैसा प्रयोग कर दिया। ठीक है, जैसा संधि विच्छेद रहेगा उसी तरीके से आगे वैसा ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि अंतः पुर, क्या बन गया? लिखा भी ऐसे ही जाएगा ये अंतः। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर लिखा है, तो लिखा भी वैसे ही जाएगा। ये प्राकृतिक रूप में जैसा होता है वैसे ही लिखा जाएगा, प्राकृतिक रूप में ऐसा होता है तो ऐसा ही
संधि विच्छेद नहीं दी, और इसमें भी प्राकृतिक रूप में जैसा है वैसे ही लिखा जाए, जैसा लिखा वैसा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मना योग संधि विच्छेद कर दीजिए, मना जमा योग। ठीक है, तो ये इस तरीके से होते हैं प्रकृति भाव, यानी कि जैसी उनकी प्रकृति है, जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा भी जाता है। वो ये उनकी जैसी प्रकृति है, जैसा नेचुरल वो वर्ड है वैसा ही बोला जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये होता है, ये हमारे हो गए 4 आधार पर हम संधि का वो करते हैं, संधि को 4 आधार पर संधि विच्छेद करते हैं। आदेश के आधार पर, जिसमें यदि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए, जैसे हमारी क की जगह द आ गया था। ठीक है, आगम में क्या होता है, न तो पहले वर्ण में परिवर्तन होता है, न दूसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, यानी कि कोई तीसरा वर्ण नया आता है। लोप में क्या होता है, वर्ण का ही लोप हो जाता है, हट जाता है, एक वर्ण हट जाता है उस शब्द में से। प्रकृति भाव में जैसा लिखा वैसा प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि संधि को हमेशा याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में आता है संधि का प्रश्न, तो जब आपके पास ऑप्शन भी होते हैं ऑलरेडी उसमें, ठीक है, तो ऑप्शन होते हैं तो क्या उसके बहुत लोग जल्दी से सोचते हैं ये कर दें ये कर दें, लेकिन जब आप आंसर टिक करेंगे तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि क्या दोनों जो अलग अलग शब्द हैं जो संधि विच्छेद किया गया वो दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। और वो अर्थ ऐसा नहीं है कि अगर आपने संधि विच्छेद कर दिया, पहला शब्द कुछ अर्थ ही नहीं दे रहा, दूसरा भी कुछ अर्थ ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो संधि विच्छेद नहीं होता है। जब दोनों अर्थ दे रहे होंगे और मिलकर भी उसका अर्थ सेम होगा तो वहाँ पर संधि आती है। इसका हमेशा ध्यान रखना, इसी आधार पर आप आंसर लगाना। ठीक है, अब हम संधि के भेद करेंगे। जल्दी संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि, तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये सब जैसे कि आप सबको भी पता होगा कि संधि हमारे कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं संधि के। स्वर संधि यानी कि जहाँ पे स्वर वाली संधियाँ होती होंगी, व्यंजन संधि जहाँ पे व्यंजन संधियाँ होती होंगी, और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, जब आखिरी का वर्ण और पहला वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, दोनों स्वर होने चाहिए। जब दोनों स्वर होते हैं तो पता चल जाता है कि स्वर स्वर है, तो यार स्वर संधि की बात होगी। व्यंजन में क्या होता है, आखिरी स्वर हो और फिर व्यंजन। ठीक है, या पहला व्यंजन आखिरी स्वर भी हो सकता है, या दोनों, पहला और दूसरा दोनों व्यंजन व्यंजन हो। इस तरीके से वो व्यंजन होता है। पहला स्वर आखिरी व्यंजन हो सकता है, पहला व्यंजन आखिरी स्वर हो सकता है, और या दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं जब उनको संधि किया जाता है। तो वहाँ पर हमेशा याद रखेंगे। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद क्या आता है, चाहे वो स्वर आ जाए आपका विसर्ग के बाद, या आपका आ जाए व्यंजन। ठीक है, विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, वो दोनों ही विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो आज के लिए ये संधि इतनी है। बाकी उन 3 आधारों को विस्तार पर और स्पष्ट रूप से हम आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।